हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगिन चैनल में। मैं सुप्रीमणि शुक्ल आपके लिए लगातार इम्पोर्टेंट सेक्शंस की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें 6-7 वीडियो आप देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शंस की। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शंस बाकी जो एक्ट हैं जैसे CRPC हो गया, IPC हो गया, उसके मुताबिक बहुत कम है। और यही कारण है कि इसके जो सेक्शन है अधिकतर आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 80% सेक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्योंकि हर जगह इंडियन एविडेंस एक्ट का जो वेटेज है वो CRPC, CPC इन सब के बराबर रहता है, बट इसके सेक्शंस कम है। तो जहाँ पर मटेरियल कम है वहाँ पर इम्पोर्टेंस हर मटेरियल की ज़्यादा बन जाती है। तो इसको देखते हुए आपको तैयारी करनी होगी। आइए हम डिस्कस करते हैं। मोटे तौर पर हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस आपको ज़रूर याद रखने चाहिए, और ज़्यादा आपको लगेंगे। पहले ही मैंने बता दिया कि इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस ज़्यादा हैं, इसमें छटनी कम किया जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन से सन में आया था? 1872 में। सेक्शन 3 में निर्वचन खंड है। निर्वचन खंड अर्थात परिभाषाएं, जिसमें शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। किसमें दिया है? सेक्शन 3 में। उपधारणा, प्रजम्पशन किसमें दिए हैं? सेक्शन 4 में। विवाद्यक और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य लिया जा सकेगा, मतलब विवाद्यक और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, यह सेक्शन 5 कहता है एविडेंस एक्ट का। एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जेस्टे या डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, ये सेक्शन 6 में है। और इसकी आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतुक व परिणाम है। प्रसंग हेतुक परिणाम सेक्शन 7 में दिया गया है। आपसे केवल इतना पूछा जा सकता है हेतुक के बारे में कहाँ बताया गया, तो भी आपको याद होना चाहिए। या कृत्य के परिणाम के बारे में तथ्य किस सेक्शन में दिया जा सकता है? तो सेक्शन 7 में। हेतु तैयारी पूर्व या पश्चात का आचरण, हेतु तैयारी पूर्व या पश्चात का आचरण सेक्शन 8 में है। सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक है, सेक्शन 9 में। लेकिन सेक्शन 9 ऐसे नहीं पूछा जाता। आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिनाख्त परेड किस धारा के अंतर्गत कराई जाती है? तो शिनाख्त परेड पहचान कार्रवाई है, और पहचान कार्रवाई धारा 9 में कराई जाती है। याद रखिएगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो भी मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बीच में मिलते रहेंगे वो आप चाहे नोट कर लीजिए, और चाहे आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो शिनाख्त परेड किसमें है? धारा 9 में। सामान्य परिकल्पना के कारण षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बात है, धारा 10 में। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे? वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे? धारा 11 में। आपने पढ़ा होगा प्ली ऑफ एलिवी, है ना, प्ली ऑफ एलिवी। तो प्ली ऑफ एलिवी किसमें है? धारा 11 में। तो प्ली ऑफ एलिवी से भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है। नुकसानी में वादी जो रकम अवधारित करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य, मतलब नुकसानी में वादी के लिए रकम अवधारित करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य किस धारा में है? धारा 12 में। अधिकार व रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत है, धारा 13। मन, शरीर व शारीरिक दशाओं का अस्तित्व करने वाले तथ्य, मन, शरीर व शारीरिक दशाओं का अस्तित्व करने वाले तथ्य सेक्शन 14, सेक्शन 14। इसके बाद स्वीकृति की परिभाषा, धारा 17 में। स्वीकृति की परिभाषा धारा 17 में। आपसे पूछ लिया जाता है संस्वीकृति की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो संस्वीकृति की परिभाषा एक्ट में नहीं दी गई है, लेकिन स्वीकृति की परिभाषा धारा 17 में। कंफ्यूज मत होकर बता दीजिएगा कि सेक्शन 3 में है। आप सोचें कि परिभाषाएं तो सेक्शन 3 में दी गई हैं, लेकिन कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो एक्ट में बीच में दी जाती हैं। तो स्वीकृति की परिभाषा, एडमिशन की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 17 में। स्वीकृति कौन कौन कर सकता है, ये कहाँ बताया गया? धारा 18 में। स्वीकृति कौन कौन कर सकता है? धारा 18 में। स्वीकृत कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा, प्रतिनिधिक रूप से बातकर्ता द्वारा, या विषय वस्तु से हितबद्ध पक्षकार द्वारा, उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हो, धारा 18 में। ये उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति बाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है, धारा 19। ये नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद रखिए। धारा 20। बाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ, बाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा वो स्वीकृतियाँ, धारा 20 में। ये सेक्शन तो कम पूछा जाता है, बट इसका जो इलस्ट्रेशन है वो पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 20 में वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्री में भी और मेंस में भी। अगला है स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तथा उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना, धारा 21।
स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा उनकी ओर से साबित किया जाना। धारा 21। दस्तावेजों की अंतर्वस्त्र के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। दस्तावेजों के अंतर्वस्त्र के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं? धारा 22 में बताया गया है। सिविल मामले में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं? धारा 23 में बताया गया है। उत्प्रेरणा, धमकी, वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होगी? धारा 24 में बताया गया है। पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति साबित नहीं की जा सकेगी। धारा 25 में। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति साबित नहीं की जा सकेगी, या पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति सुसंगत नहीं होती या ग्राह्य नहीं होती, किस धारा में बताया गया? तो धारा 25 में। पुलिस की अवरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध ना साबित किया जाना। मतलब पुलिस की अवरक्षा में जब व्यक्ति है तो संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना किस धारा में है? धारा 25 में, धारा 26 में। धारा 27 में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी? धारा 27। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। काठी कालू का केस है। देवमन उपाध्याय का सबसे प्रोमिनेंट केस है सेक्शन 27 पर, देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी? धारा 27 में। उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव को दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। ये किस में दिया गया है? धारा 28 में। तो धारा 24 और 28 आप साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। धारा 24 में उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होगी, और उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन के प्रभाव को दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी धारा 28 में। तो 24-28 साथ में पढ़िएगा। अन्यथा सुसंगत स्वीकृति का गुप्त रखने के वचन के कारण विसंगत ना होना। मतलब कोई संस्वीकृति जो अन्यथा अन्य धाराओं में सुसंगत हो रही है बट वह इस कारण से ऐसे दी गई है कि वो गुप्त रखने के वचन के से दी गई है, तो वो गुप्त रखने के वचन के कारण विसंगत नहीं हो जाएगी। धारा 29 ये बात कहती है। धारा 30 में साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध में विचारित अन्यों को प्रभावित करती है, विचार में लेना। धारा 31 स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं किंतु विबंध कर सकती है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है, विबंध कर सकती है। किस धारा में यह दिया है? धारा 31 में। धारा 32 में बेदशाएं जिनसे उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया जाना कथन सुसंगत है, जो मर गया या मिल नहीं सकता इत्यादि। जब मृत्यु के कारण से संबंधित हो, जब कारोबार के अनुक्रम में किया गया हो, करने वाले के हित के विरुद्ध हो, या लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में हो, साधारण हित के बारे में कोई राय देता है। तो धारा 32 में आपको केवल 2 चीज़ें याद रखनी है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया साक्ष्य जो मिल नहीं सकता है, न्यायालय में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकता, तो धारा 32 में उसकी जो कथन होगा वो सुसंगत होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मृत्युकालिक कथन। तो मृत्युकालिक कथन की धारा भी यही है, धारा 32 सब क्लॉज 1 मृत्युकालिक कथन की धारा है। अगला है किसी साक्ष्य के कथित तथ्यों की सुसंगतता पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। धारा 33 में। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ कब सुसंगत होंगी? धारा 34 में। द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है। धारा 40 में। द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है किस धारा में? धारा 40 में। प्रोवेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं तथ्यों की सुसंगति। धारा 41 में। धारा 41 से भिन्न निर्णय आदेश या डिक्रियों की सुसंगत तथा प्रभाव। धारा 42 में। धारा 40, 41, 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय की सुसंगति। धारा 43 में। निर्णय प्राप्त करने में कपट या दुसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकती है। धारा 44 में। विशेषज्ञ की राय। धारा 45 में। विशेषज्ञ की राय बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। धारा 45 सेक्शन 45 में। विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होगी? धारा 47 में। अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत होगी? धारा 48 में। प्रथाओं या सिद्धांतों के बारे में राय कब सुसंगत होगी? धारा 49 में। नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत होगी? धारा 50 में। और राय के आधार कब सुसंगत होंगे? धारा 51 में। सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरणों को सिद्ध करने के लिए सील विसंगत है। धारा 52 में। दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है। धारा 53 में। खतरा होने के सिवा पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है। धारा 54 में। और नुकसानी पर प्रभाव डालने वाली सील 55 में। धारा 12 और 55 को आप साथ साथ पढ़िए, दोनों नुकसानी से रिलेटेड हैं, याद रहेंगे आपको।
तो आप देख रहे हैं लगातार जो सेक्शंस है वो आपको याद करने हैं, जो फ्लो में चलते आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं छोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सब पूछे जा चुके कहीं ना कहीं एग्जाम में। अब आगे हम लोग पार्ट 2 पर। न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। धारा 56 में वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी है। धारा 57 में स्वीकृत तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। धारा 58 में मौखिक साक्ष्यों के विषय में मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना। धारा 59 में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। धारा 60 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। किस धारा में? धारा 60 में। दस्तावेजों के अंतर्वस्तु का समूह। धारा 61 में कि दस्तावेजों के अंतर्वस्तु का समूह किस प्रकार दिया जाएगा। सबूत, दस्तावेजों के अंतर्वस्तु का सबूत किस प्रकार दिया जाएगा। धारा 61 में प्राथमिक साक्ष्य 62 में, द्वितीयक साक्ष्य 63 में, दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना 64 में, वे अवस्थाएं जब दस्तावेज से संबंधित द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकेगा धारा 65 में। फिर आ जाइए लोक दस्तावेज धारा 74 में, प्राइवेट दस्तावेज धारा 75 में, लोक दस्तावेज धारा 74 में, पब्लिक डॉक्यूमेंट, और प्राइवेट दस्तावेज निजी दस्तावेज धारा 75 में, लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां धारा 76 में, और 30 वर्ष पुराने दस्तावेज की अवधारणा धारा 90 में, 30 वर्ष पुराने दस्तावेज की अवधारणा धारा 90 में, मौखिक करार के साक्ष्य का वर्जन धारा 92 में, मौखिक करार के साक्ष्य का वर्जन धारा 92 में, धारा 91 से 100 तक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। प्री में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए, एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा, लेकिन 92 पढ़ लीजिएगा। मौखिक करार के साक्ष्य का वर्जन धारा 92 में। अब आ जाइए भाग 3 पर। सबूत का भाग सबूत का भार धारा 101, सबूत का भार किस पर होता है। धारा 102। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबूत का भार स्थायी किस धारा में रहता है, तो वह धारा है धारा 101। जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो ये बात समझ जाएंगे। सबूत का भार स्थायी कब रहता है, धारा 101 में। और सबूत का भार किस पर होता है, मतलब सबूत का भार चेंज कब होता रहता है, धारा 102 में। ये भी पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन कि सबूत का भार इस धारा में लगातार परिवर्तित होता रहता है, तो धारा 102 में। विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार 103 में। साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसका भार धारा 104 में। यह साबित करने का भार के अभियुक्त का मामला अपवादों में होता है, धारा 105 में। विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार धारा 106 में। उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 3 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है, धारा 107 में। यह साबित करने का भार जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया वह जीवित है, धारा 108 में। धारा 108 में। भागीदार, भूस्वामी, अविधारी, मालिक तथा अभिकर्ता के मामले में सबूत का भार धारा 109 में। स्वामित्व के बारे में सबूत का भार धारा 110 में। स्वामित्व के बारे में सबूत का भार धारा 110 में। उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है, धारा 111। विवाहित स्थिति में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है, धारा 112। किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्परिणाम के बारे में अवधारणा, मतलब अगर कोई विवाहित स्त्री अपने विवाह के 7 वर्षों के बारे में 7 वर्षों के अंदर आत्महत्या कर लेती तो उस आत्महत्या का दुष्परिणाम किया गया होगा, ऐसी अवधारणा धारा 113 का में। दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा धारा 100 में, धारा 113 ख में। न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व अवधारित कर सकेगा, धारा 114। बालासंघ के लिए कतिपय अभियोजनों में सम्मति के अभाव के संबंध में अवधारणा, मतलब बलात्संग के मामलों में सम्मति का अभाव था। अगर अभियोजन दर्ज कराया गया तो सम्मति का अभाव था, इस बारे में अवधारणा किसमें की जाएगी, धारा 114 का में। विबंध है 115 में, धारा 115 में विबंध एस्टोपल, ठीक है। अविधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुगप्तधारी का विबंध है, धारा 116 में। विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता का उपनियति या अनुगप्तधारी का विबंध है, धारा 117 में। कौन साक्ष्य दे सकेगा, धारा 118 में। मूक साक्षी धारा 119 में। सिविल वाद के पक्षकार व उनकी पत्नी या पति के दांडिक विचार के अधीन व्यक्ति का दांडिक विचार के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी के विरुद्ध साक्ष्य दिया जाना, धारा 120 में। मतलब पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे, ये धारा 120 में प्रावधानित है। न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट सक्षम साक्षी हैं, धारा 121 में।
विवाहित स्थिति के दौरान दी गई संसूचना धारा 122 में। राज्य के कार्यकलाप के बारे में उदाहरण संसूचना धारा 123 में। शासकीय संसूचना धारा 124 में। अपराधों को करने के बारे में जानकारी धारा 125 में। वृत्तिक संसूचना धारा 126 में। विधि सलाहकारों को गोपनीय संसूचना धारा 129 में। इस आधार पर कि उत्तर हमें अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा, धारा 132 में। इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा, धारा 132 में। सहअपराधी धारा 133 में। सहअपराधी का प्रावधान किसमें है? धारा 133 में। साक्षियों की संख्या धारा 134। साक्षियों की संख्या के बारे में प्रावधान धारा 134। साक्ष्यों को पेश करना व उनकी परीक्षा क्रम धारा 135। न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा, धारा 136। धारा 5 जो है हमने पढ़ी थी, सुसंगत तथा विवादित तथ्य ही ग्राह्य किए जाएंगे या सुसंगत तथा विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कि सुसंगतता तो चलिए दी गई है एक्ट में, लेकिन ग्राह्यता कौन डिसाइड करेगा? तो ग्राह्यता न्यायालय का वैवेकिक शक्ति है जो किन्हीं आधारों पर निर्भर है। तो ये बात कहाँ की गई है? धारा 136 में। इसीलिए कहा जाता है कि धारा 136 जो है वो धारा 5 का अनुप्रयोग है, इम्प्लीमेंटेशन है। मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा के बारे में बताया गया है धारा 137 में। परीक्षाओं का क्रम क्या रहेगा? ये धारा 138 बताती है। किसी दस्तावेज को पेश करने वाले व्यक्ति की परीक्षा धारा 139 में। सूचक प्रश्न क्या होते हैं? धारा 141 में। सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए? धारा 142 में। और सूचक प्रश्न कब पूछा जाना चाहिए? धारा 143 में। पक्षकार द्वारा अपने साक्षी से प्रश्न धारा 154 में। इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है, पक्षद्रोही साक्षी या हॉस्टाइल विटनेस किस धारा में है? तो धारा 154 में। स्मृति ताजी करने के लिए दस्तावेजों के प्रतिलिपि का प्रयोग कब किया जा सकेगा? धारा 159 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। स्मृति ताजी करने के लिए दस्तावेजों के प्रतिलिपि का प्रयोग कब किया जा सकेगा? धारा 159 में। स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार, धारा 161 में। साक्ष्य के अनुचित ग्राह्य व अग्राह्य के लिए नवीन विचारण नहीं होगा, धारा 167 में। साक्ष्य के अनुचित ग्राह्य व अग्राह्य के लिए नवीन विचारण नहीं होगा, धारा 167 में। तो इस तरीके से हमने आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दिए हैं और आपने उम्मीद है कि समझ लिए होंगे। और इसी तरीके हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट कीजिए ताकि कमेंट से हम जान सकें कि आपको किस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता हो और हम उसी प्रकार के आपके लिए लाभदायक वीडियो ला सकें। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए। धन्यवाद।